आज यानी कि 24 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन हमें उन तमाम लोगों को याद करने का अवसर देता है, उन तमाम सैनिकों को याद करने का अवसर देता है जिन्होंने देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बलिदान की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम कारगिल युद्ध की कहानी पर बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम कारगिल युद्ध के कारण और कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही थी, इसका बैकग्राउंड क्या रहा था, उस बैकग्राउंड पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कारगिल युद्ध लड़ना भारतीय सैनिकों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों था और इस मुश्किल से निपट कर भी भारतीय सैनिकों ने इस पूरे युद्ध को जीत लिया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे युद्ध को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही थी, क्या रिएक्शन रहा था, उस रिएक्शन पर भी बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो कारगिल युद्ध था वो एक फुल फ्लेश्ड वॉर में परिवर्तित क्यों नहीं हो सका, एक पूर्ण वॉर में परिवर्तित क्यों नहीं हो सका। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 से जुड़ा हुआ है। आप इसे आधुनिक भारतीय इतिहास और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए पूरी वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम कारगिल युद्ध के कारण और उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत जो है वो साल 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी के साथ ही भारत का विभाजन भी हो गया था। यानी भारत जो था वो 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था, 2 हिस्सों में बँट गया था। एक तरफ भारत था, एक तरफ हिंदुस्तान था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान था। और इस पूरे विभाजन के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच छोटी-छोटी लड़ाइयों की शुरुआत होती है। जैसे 1947-48 में एक युद्ध होता है कश्मीर को लेकर। इसके अलावा 1965 में भी युद्ध देखने को मिलता है और इसके बीच भी बहुत सारी छोटी-छोटी झड़पें होने लगती हैं। इसके बाद साल 1971 आता है। साल 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति का संग्राम शुरू होता है और अंततः भारत भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है और इस पूरे युद्ध की वजह से एक नए देश का निर्माण होता है। इस नए देश को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये 1971 के युद्ध की बात हुई। इसके बाद बारी आती है साल 1998 की। अब ये जो साल 1998 है ये भारत और पाकिस्तान दोनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। साल 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे और इसी के साथ दोनों जो देश थे वो परमाणु शक्ति बन गए थे। और परमाणु शक्ति बनने का मतलब था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के जो वर्चस्व था वो और ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन इस परमाणु शक्ति को प्राप्त करने के बाद दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध थे, जो बायलैटरल रिलेशंस थे, उनमें तनाव पैदा होने लगा और साल 1999 में जो कारगिल युद्ध देखने को मिला था, वो कारगिल युद्ध इसी तनाव की चरम सीमा थी। इसी तनाव का जो पीक था, उस पीक को हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। तो हमने 1998 में जो ज़रूरी घटना हुई थी उसकी बात की। इसके बाद आता है साल 1999। अब यहाँ सबसे विशेष बात ये है कि साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे, उनमें थोड़ा बहुत सुधार होना शुरू हो गया था। क्योंकि साल 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रमुखों के बीच लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य यही था कि दोनों देशों के बीच जो एक कॉमन इशू है और वो इशू है कश्मीर का मुद्दा। इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की जाए। लेकिन साल 1999 में संबंध सुधर ही रहे थे कि इसी बीच पाकिस्तान की सेना के प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने अपने कुछ सैनिकों को कारगिल क्षेत्र में भेज दिया। अब ये जो कारगिल क्षेत्र है ये भारत के हिस्से में आता है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो भारत के कारगिल क्षेत्र में अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे थे और तकरीबन 5000 सैनिकों ने अवैध तरीके से घुसपैठ किया था। अब आप सवाल पूछेंगे कि आखिर वो आए क्यों थे? उनका मकसद क्या था? लक्ष्य क्या था? तो उनका प्राथमिक लक्ष्य यही था कि जो सियाचिन क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र तक भारत की पहुंच को समाप्त कर दिया जाए
और पाकिस्तान अपने लिए सियाचिन क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानता है और इस पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान में एक नाम भी दिया गया था। पाकिस्तान में इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अल बदर। तो इसके बाद जब ये पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत में घुसपैठ करना शुरू कर दिया, वहाँ पर अपने बंकर, अपने जो बेस बनाने शुरू कर दिए, तो वहाँ पर लद्दाख, इसके अलावा कारगिल क्षेत्र के जो चरवाहे थे, उन्हें जब इस बात का पता लगा, उन्होंने जब जाकर पाकिस्तान के सैनिकों को देखा, तो उन्होंने ये जो सूचना थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो भारतीय सैनिकों को दी, भारतीय सेना को दी। और इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो तमाम सैनिक थे, उन्हें भारतीय क्षेत्र से हटाने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन को आज हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। तो ये तो कारगिल युद्ध की बात हुई, इसके कारण की बात हुई, पृष्ठभूमि की बात हुई। एक बार मैप पर भी देख लेते हैं कि आखिर वो जो पूरा इलाका है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो ये पूरा कश्मीर वाला इलाका है, ये कश्मीर का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि वो इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसके इस तरफ भारत वाला कश्मीर है, भारत के हिस्से में जो कश्मीर मौजूद है। और यहाँ पर आता है जो कारगिल, और कारगिल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत ज़्यादा करीब है और इसी वजह से इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा हमने पहले भी बात की थी कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो सियाचिन ग्लेशियर्स हैं, इसके अलावा जो काराकोरम पास है, उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्योंकि अगर भारतीय सेना को, भारत के किसी भी नागरिक को सियाचिन ग्लेशियर में जाना है, तो वो कारगिल से होकर ही गुजरता है। कारगिल ही सियाचिन ग्लेशियर जाने का एकमात्र रास्ता भारत के पास मौजूद है और ये बात पाकिस्तान जानता था। तो ऐसे में पाकिस्तान चाहता था कि वो कारगिल वाले इलाके पर कब्जा कर ले, जिसकी वजह से भारतीय सैनिक और जो तमाम जो लॉजिस्टिक सप्लाई होती है, वो सियाचिन तक ना पहुंच सके और इसके बाद पाकिस्तान इस वाले इलाके से सियाचिन पर भी हमला कर देगा और सियाचिन पर भी कब्जा स्थापित कर देगा। तो ये पूरा पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन कारगिल पर ही पाकिस्तान के प्लान को भारतीय सेना द्वारा समाप्त कर दिया गया, इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, फेल कर दिया गया। तो ये तो मैप पर हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो ऑपरेशन विजय था, यानी कि पाकिस्तान के सैनिकों को वापस उनके देश में भेजने का ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन भारतीय सेना के लिहाज से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों माना जाता है? तो इस पूरे ऑपरेशन को भारतीय सेना के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किल मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कारगिल वाला इलाका है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। तो ऊंचाई पर होने की वजह से पाकिस्तान के पास, वहाँ पाकिस्तान के पास उस पूरे क्षेत्र में एक एज मौजूद थी, एक बढ़त मौजूद थी, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों ने वहाँ पहुंचकर पहले ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने बेस, अपने कैंप स्थापित कर लिए थे। तो ऐसे में जब भारतीय सेना और पाकिस्तान के सैनिकों को हटाने के लिए जा रही थी, तो पाकिस्तान के सैनिक जो थे, वो भारतीय सेना पर हमला करने में सक्षम थे, छुपकर हमला करने में सक्षम थे, ऊपर से एक एज के माध्यम से हमला करने में सक्षम थे। तो ये भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा एक चुनौती वहाँ पर ठंड भी होती है, क्योंकि वो जो पूरा इलाका है बहुत ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जब युद्ध वहाँ पर लड़ा जा रहा था, तो उस समय वहाँ का जो तापमान था, वो तकरीबन -10 डिग्री के आसपास था। और ये जो पूरा युद्ध था, ये 50 से 60 दिनों तक चला था और ऐसे में हम सोच सकते हैं कि 50 से 60 दिनों तक हमारे जो सैनिक थे, वो इतने कम तापमान में युद्ध लड़ रहे थे। ये तो दूसरी चुनौती हुई। इसके अलावा तीसरी चुनौती जीपीएस सिस्टम को लेकर थी, क्योंकि जो पाकिस्तान के सैनिक थे, उनके उनके ऊपर यदि हम कोई अत्याधुनिक हथियार लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उनकी एक्यूरेट पोजीशन पता होनी ज़रूरी थी। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर हमें जीपीएस की सहायता देने से इनकार कर दिया था और शायद यही वजह है कि इस पूरी इनकार के बाद, इस पूरी घटना के बाद, भारत ने अपने एक नेविगेशन सिस्टम का विकास किया है, जिसका नाम है नाविक। तो ज़ाहिर तौर पर ये भी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी कि भारत ने अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम को शुरू कर लिया है। लेकिन उस समय अमेरिका ने हमें जीपीएस इस्तेमाल करने से रोक दिया था, जीपीएस का इस्तेमाल करने नहीं दिया था। हालाँकि अमेरिका, इसके पीछे जो अमेरिका के जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो तमाम नागरिक हैं, जो तमाम लोग हैं, वो इस संबंध में ये तर्क देते हैं कि भारत को इस्तेमाल करने से रोका नहीं गया था, केवल कुछ समय के लिए रोक लगाई गई थी ताकि इस पूरे युद्ध को एक गंभीर रूप लेने से रोका जा सके। ये अमेरिका का तर्क रहा है। इसके अलावा इस युद्ध के दौरान हमें इज़राइल की भी सहायता मिली थी।
इज़राइल ने हमें बहुत सारे हथियार दिए थे। इसके अलावा इज़राइल ने यूएवीज़ भी दिए थे, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी प्रदान किए थे, जिसके माध्यम से सेना ने पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला किया था। इसके अलावा इस पूरे युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा मिग-29, मिग-21 और मिराज 2000 का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया गया था। तो ये इस पूरे युद्ध की एक रूपरेखा की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे युद्ध को लेकर क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन देखने को मिला था, उस प्रतिक्रिया पर बात करते हैं। तो इस पूरे युद्ध की वजह से, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि इस युद्ध में पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच, उस पूरी सीमा को क्रॉस किया था और पाकिस्तान की इसी गतिविधि की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस पूरे विषय में कश्मीर के मुद्दे को जोड़ने की कोशिश की थी, कश्मीर के मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन करने की, अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ख़ास समर्थन पाकिस्तान को नहीं मिल सका था और पाकिस्तान की कोई बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सुनी गई और तमाम देशों ने पाकिस्तान को एक हमलावर और आक्रामक के तौर पर संबोधित किया था। भारत को G8 देशों का समर्थन मिला था। G8 देशों में मुख्य तौर पर दुनिया भर के जो विकसित देश हैं, जो बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इस तरह के जो देश हैं वो G8 देशों का हिस्सा हैं। तो ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप माना जाता है और भारत को इस पूरे युद्ध के दौरान G8 देश का समर्थन प्राप्त हुआ था। इसके अलावा भारत को आसियान देशों का भी समर्थन मिला था, यानी कि जो साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं, उनका जो ग्रुप है, उस ग्रुप का समर्थन भी भारत को मिला था। ये समर्थन भी रीजनल लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एक पुराना दोस्त रहा है चीन, लेकिन उस समय चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करने से इनकार कर दिया था और चीन ने इस संबंध में जो बयान दिया था उसमें कहा गया था कि दोनों देशों को, यानी कि भारत और पाकिस्तान को शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि ज़ाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान को इस पूरे युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा आलोचना, बहुत ज़्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कारगिल युद्ध था, आखिर उसने एक फुल फ्लेज्ड वॉर का रूप क्यों नहीं लिया? उस पर बात करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस समय कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस समय खुद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज़ शरीफ, उन्हें भी इस पूरे युद्ध का कोई इल्म नहीं था। इस पूरे युद्ध के बारे में वो भी कुछ नहीं जानते थे और इस पूरे युद्ध का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, वो काम किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ही साल 1999 के अंदर ही अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया था और वहाँ के प्रमुख बन गए थे। तो इसके अलावा इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने पहले भी बात की कि इससे कुछ महीनों पहले ही भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो पाकिस्तान की यात्रा करके आए थे। तो ऐसे में कहा ये जा रहा था कि ये जो पूरे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो वर्तमान समय में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ की एक कार्यवाही की वजह से हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। और इसके अलावा इस पूरे युद्ध में एक और बात पर भारत की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी और वो ये थी कि भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं किया था। यानी युद्ध के दौरान भारत का एकमात्र लक्ष्य यही था कि भारतीय सीमा में जो पाकिस्तान के सैनिक मौजूद हैं, उन सैनिकों को सीमा से बाहर किया जाए और भारत ने कभी भी इस पूरे युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की कोशिश नहीं की थी। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि उस समय तक दोनों देशों के पास परमाणु शक्ति मौजूद थी। हमने पहले ही बात की, साल 1998 में परमाणु शक्ति आ गई थी, परमाणु परीक्षण कर लिया गया था। तो ऐसे में ये डर था कि अगर ये युद्ध बड़ा रूप ले लेता है, एक विशाल युद्ध बन जाता है, एक पूर्ण युद्ध बन जाता है, तो इसकी वजह से हमें दुनिया भर में बहुत विनाश देखने को मिल सकता है, एक व्यापक विनाश का खतरा मौजूद था। इसके अलावा इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस समय, क्योंकि भारतीय सेना ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, तो पाकिस्तान की जो सैन्य स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके अलावा पाकिस्तान के जो उस समय जो नए प्रमुख बने थे परवेज़ मुशर्रफ, वो भी राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गए थे, उनको किसी भी देश का समर्थन नहीं मिल रहा था। इसके अलावा परमाणु युद्ध का खतरा भी मौजूद था। तो इन्हीं तमाम कारणों की वजह से अंततः पाकिस्तान को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा था और इस पूरे युद्ध में भारत की विजय हुई थी। भारत ने
वापस से कारगिल क्षेत्र को अपने हिस्से में प्राप्त कर लिया था। तो ये तो पूरे युद्ध की बात हुई, पूरी कहानी की बात हुई। अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा लाहौर समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1999 या ऑप्शन डी साल 2020। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में से जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।